हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हसलर्स। कैसे हैं आप? होप यू आर ऑल वेल। गाइस, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि मेरे को ये लेजर बनाने में बहुत टाइम लगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मेरे को लगा कि इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बातें और सब चीज़ें बताई जाएँ। लेजर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट्स को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है इस चैप्टर में, और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर लेजर कब आप शुरू करेंगे। तो ये लेजर मैंने शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ पर आपको ये डिफरेंट बुक्स दिख रही है ना, ये लेजर ही है। बेसिकली हम जर्नल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि डिफरेंट बुक्स सेल्स के ट्रांजेक्शन में सेल्स बुक में कर दिए, परचेजेस के परचेजेस बुक में कर दिए, कैश के कैश में कर दिए। तो ये जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन होती हैं, यही हमारी लेजर कहलाती हैं। ये एक सिंपल सा वे था लेजर अंडरस्टैंड करने का। आज हम इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। लेजर का हम आपको मीनिंग बताएंगे कि लेजर का बेसिकली मीनिंग क्या है, लेजर की फीचर्स क्या हैं, और लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। पोस्टिंग कैसे की जाती है लेजर की, ये बताएंगे। जर्नल से कैसे लेजर में पोस्टिंग होती है, और फिर हम बताएंगे कि लेजर की बैलेंसिंग कैसे होती है। और यहीं पर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हम लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो हमारा एक जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरीके से हम जनरल एंट्री बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, और कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कोशिश ये की है कि एक क्वेश्चन से आपको ये शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजर लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री क्या होती है? जर्नल, जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। और लेजर क्या होता है? बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। इसका मतलब क्लियर ये है कि लेजर जो है वो जर्नल के बाद बनाया जाता है और जर्नल की हेल्प से बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ ए बुक विच कंटेन्स इन समराइज्ड मैनर, यानी कि समरी की फॉर्म में, एंड क्लासिफाइड मैनर, अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। यानी कि लेजर जो है वो सारे ट्रांजेक्शन्स का परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और वो ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? समराइज्ड एंड क्लासिफाइड मैनर में। The purpose of ledger is to summarize all journal entries so that they can be used for future reference। और जर्नल हम क्यों बनाते हैं? कि जो भी हमारे लेजर की इम्पोर्टेंट एंट्रीज हैं उसको एक जगह कलेक्ट कर सके और फ्यूचर रेफरेंस में उसको यूज़ कर सके। एंड क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम लेजर बनाते हैं उसके बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वो भी मैं आपको आज इस चैप्टर में समझाऊंगा। और ट्रायल बैलेंस से हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो लेजर कहाँ हेल्प करता है? क्रिएटिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए अब आपको बताते हैं कि लेजर की फीचर्स क्या है। आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि लेजर सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल है और उसको इंडिविजुअल अकाउंटिंग है। लेजर की फीचर्स। लेजर इज ए मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं वो सब एक बुक में कंबाइंड हो जाते हैं। तो वो जो मास्टर रिकॉर्ड कहाँ हो गया? लेजर। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। ये आप जानते ही हैं कि लेजर किससे तैयार होता है? जर्नल से। लेजर अकाउंट शो द करेंट बैलेंसेस इन ऑल अकाउंट्स। हम किसी भी टाइम लेजर की बैलेंसिंग करके करेंट वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो लेजर शो द करेंट बैलेंसेस इन ऑल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। हम ट्रायल बैलेंस लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उससे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो स्टेपिंग है ये सब किसके बेस पे? लेजर के। लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अपॉन एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं ये ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट दिखाते हैं, एक समराइज इफेक्ट दिखाते हैं कि एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन पे क्या क्या इफेक्ट्स हुए। तो आपको ये फीचर्स क्लियर समझ आई होंगी। अब हम ये बताते हैं कि हम बेसिकली लेजर में क्या स्टडी करते हैं। हमने लेजर की स्टडी को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट होता है लेजर की पोस्टिंग, जो हमारी इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग होती है, और एक पार्ट होता है इसका बैलेंसिंग, कि हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर अकाउंट में क्या एक करेंट डेट पे क्या वैल्यूज़ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि लेजर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ये तो आप जानते हो कि लेजर ही हमारे अकाउंट का एक तरीके से रूट है, इससे ही हम आगे की अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। तो लेजर इम्पोर्टेंट है।
इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। लेजर से हम किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। कोई भी अकाउंट है, जैसे सैलरी अकाउंट है, कैश अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेंगी? लेजर में। इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, लेजर के थ्रू हमें पता चल सकता है कि हमारे डिफरेंट हेड्स की इनकम क्या है, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स क्या है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेजर के बेस पे हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर भी हमारी हेल्प करता है कि हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, और इसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो लेजर जो है फाइनल अकाउंट्स बनाने तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों लेजर का फॉर्मेट है। कुल इसमें 8 कॉलम्स होते हैं और वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। आप जानते हैं एक डेबिट साइड हो गया और एक क्रेडिट साइड हो गया। हाँ, क्लियर मेंशन कर दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। डेट कॉलम, यहाँ पर हम डेट लिखते हैं और डेट का फॉर्मेट वही है, ईयर मंथ डेट। पहले हम ईयर लिखेंगे, उसके नीचे मंथ और साइड में डेट। पर्टिकुलर यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल आ जाएगी बेटा। और ये फोलियो पेज होता है, लेजर का पेज। इस लेजर को हम जर्नल के किस पेज से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जर्नल फोलियो आ जाता है लेजर में। और यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाता है। ये चारों आइटम किस साइड के? डेबिट साइड के। सेम क्रेडिट साइड, यहाँ पर डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। डेबिट साइड को हम टू से फॉलो करते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। डेबिट को हम डेबिट साइड में जो टर्म यूज करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, वो क्या होती है? टू। और क्रेडिट साइड में जो हम टर्म प्रीफिक्स करते हैं वो होती है बाय। तो हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन डेबिट साइड का टू से स्टार्ट होगा, कोई भी स्टेटमेंट, और क्रेडिट साइड का बाय से। अब लेजर में जब पोस्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, हमें रूल जान लेना चाहिए। वैसे तो मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको रूल्स के बारे में भी बताता हूँ कि अगर आप रूल से भी करते हैं तब भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस। किसी भी ट्रांजेक्शन से, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, हमें उसे एक ही जगह लिखना है। पहला रूल, जैसे हम कैश के ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं तो उसमें सारे कैश के ट्रांजेक्शन उस अकाउंट में आ जाने चाहिए। अगर हम फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं तो हमने जितनी बार फर्नीचर परचेज किया, जितनी बार सेल किया, फर्नीचर रिटर्न किया, या कोई डिस्काउंट्स है या कोई पेमेंट्स किए, वो सब हमारे फर्नीचर अकाउंट में जाएंगे। इट मीन्स ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस। और जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया था, द वर्ड टू इज यूज बिफोर द अकाउंट विच अपियर ऑन द डेबिट साइड। सेम है, डेबिट साइड में हम टू से स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट साइड इज फॉलोड बाय। इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, कोई अकाउंट अगर जर्नल में डेबिट हुआ है, द पोस्टिंग शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द डेबिट साइड। अगर कोई अकाउंट जनरल में डेबिट है तो उसकी हम पोस्टिंग भी कौन से साइड में करेंगे? डेबिट साइड में। जैसे सैलरी अकाउंट है, सैलरी डेबिट हुई है तो उसकी पोस्टिंग भी सैलरी में कौन से साइड में आएगी? डेबिट साइड में। In the particular column, the name of other account which has been credited in general should be written। और हम उसमें जो पर्टिकुलर में लिखेंगे, दूसरी जिससे वो क्रेडिट अकाउंट है वो लिखेंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने सैलरी पे कर दी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, अमाउंट डेबिट साइड में आ गया, और पे किसके थ्रू किया? कैश के, तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे? टू कैश। पोस्टिंग इन लेजर इज डन विद द हेल्प ऑफ जर्नल। हम जर्नल से, नेक्स्ट स्टेपिंग लेजर है तो जर्नल की जो एंट्रीज होती हैं उससे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। और हम इसको कैश बुक के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं, सब्सिडियरी बुक्स के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं। तो लेजर जो है वो 3 तरीके से बन सकता है, जर्नल से बन सकता है, कैश बुक से बन सकता है, और सब्सिडियरी बुक से बन सकता है। If an account has been debited in the journal entry, the posting should also be made on the debit side of such account। यह भी आपको बताया था। Similarly, amount which has been posted on the debit side of an account should also be posted on the credit side of another account। अब जर्नल में आपको पता ही है हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो एक अकाउंट डेबिट होगा तो उसकी दूसरी अकाउंट भी, दूसरी एस्पेक्ट भी किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश, तो एक परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया तो परचेज की पोस्टिंग किस में हो जाएगी? डेबिट साइड के लेजर के डेबिट साइड में। और दूसरा क्या है क्रेडिट में? टू कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश की एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट साइड में।
इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट आफ्टर पर्सनल अकाउंट। जैसे पर्सनल अकाउंट होते हैं, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, जो नेम वाले अकाउंट होते हैं उसके लिए हम अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते। क्लियर आपको? अब मैं आपको बताता हूँ कि विच अकाउंट्स आर ओपन इन लेजर। हम लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया था ऑल अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो वो क्लियर करते हैं कि ऑल अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व इन ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। किसी ट्रांजेक्शन में जो जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो सब रिकॉर्ड होंगे, नो मैटर वेदर दे आर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो। तो एक ट्रांजेक्शन में जितने भी अकाउंट आएंगे हम सबको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। वन अकाउंट इज ओपन वंस इन लेजर। एक अकाउंट हम लेजर में एक बार खोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने मशीनरी अकाउंट खोल लिया, तो मशीनरी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो उसी हेड में आएंगे। हम मशीन का अकाउंट दो बार नहीं ओपन करेंगे। मीन्स लेजर में एक अकाउंट एक ही बार खुलता है। ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू वन अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंट इन लेजर। किसी अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं लेजर में उसी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी, उन्हें अदर वे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसको चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जाम्पल है कि बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश टू कैपिटल। अब यहाँ पे हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट विल बी ओपन। हम लेजर में कौन कौन से अकाउंट खोलेंगे, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। देन परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे एक परचेजेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया जा चुका है, तो हम नया अकाउंट कौन सा बनाएंगे, परचेजेस। मतलब एक अकाउंट लेजर में एक ही बार बनेगा। फिर गुड सेल कर दिया कैश में, तो क्या हो गया, कैश टू सेल्स। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी बेटा हमने ओपन कर रखा है, इसलिए हम नया अकाउंट कौन सा खोलेंगे, सेल्स अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रुपीज। अब यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया किससे, रुपीज से। और आप देख सकते हो कि हम परचेजेस यहाँ पे पहले से ओपन कर चुके हैं, तो यहाँ पे नया अकाउंट किसका खुलेगा, केवल रुपीज का। और ये एंट्री कहाँ जाएगी, जो ऑलरेडी ओपन परचेज अकाउंट है वहां पर। मशीनरी परचेज की किशोर से, तो यहाँ पर मशीनरी नया अकाउंट अभी ऊपर कहीं नहीं आया है, तो एक मशीनरी अकाउंट खुल जाएगा। अगेन किशोर का भी अकाउंट अभी नहीं खुला है, तो एक दूसरा किशोर का अकाउंट भी आएगा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो कि हम लेजर में एक अकाउंट को एक बार खोलते हैं और सारे अकाउंट खोलते हैं। हमें को एक बार इसको रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने देखो कैश अकाउंट भी खोल लिया, कैपिटल अकाउंट खोल लिया, परचेजेस अकाउंट खोल लिया। कैश रिपीट हो रहा है इसलिए ऊपर ही जाएगी ट्रांजेक्शन। यहाँ पर भी कैश रिपीट हो रहा है, अगेन उस कैश में जाएगा। फिर नया अकाउंट ओपन हो गया सेल का। इसी तरीके से परचेजेस ऑलरेडी आ चुका है, तो नया अकाउंट ओपन हो गया रुपेश का। और मशीनरी एंड किशोर ये तो न्यू अकाउंट है और ऊपर ऑलरेडी ओपन नहीं है, तो ये दो अकाउंट और ओपन होंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ आया होगा कि जब हम लेजर में अकाउंट्स खोलते हैं तो एक अकाउंट को एक ही बार खोलते हैं और सारे अकाउंट खोलते हैं। दोनों बातें याद रखनी है कि एक अकाउंट एक बार खोलेंगे और लेजर में जितने भी अकाउंट्स हैं हमें सारे अकाउंट ओपन करने हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लेजर किस तरीके से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो दो तरीके की पोस्टिंग करते हैं, एक हम करते हैं सिंपल एंट्रीज की और एक करते हैं कंपाउंड एंट्रीज की। कंपाउंड एंट्रीज होते हैं कि सेम डेट के सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पहले कंपाउंड बता देते हैं और फिर सिंपल बता देते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि ऑन 31 मार्च 21 मेसर्स राम ट्रेडर पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। राम ट्रेडर ने 31 मार्च को ये एक्सपेंसेस पे किए। आप दो बात ध्यान देखें कि डेट है 31 मार्च, सेम डेट में, और ये सारे एक्सपेंसेस हैं। कंपाउंड एंट्री के लिए दो बातें ही जरूरी होती हैं, डेट सेम होनी चाहिए और नेचर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बातें फॉलो हो रही हैं कि ये ऑल एक्सपेंसेस हैं और डेट 31 मार्च ही है। अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो देखो यहाँ पे आपको और क्लियर हो गया डेट वुड कैसे लिखते हैं, ईयर मंथ डेट। तो हम इसकी कंबाइंड एंट्री बना लेंगे सेल, जैसे कि हमने जनरल में डिस्कस किया था। सैलरी अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, इलेक्ट्रिसिटी डेबिटेड, ट्रांसपोर्ट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और हम इसकी नरेशन कॉमन लिख देंगे बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। और इतना भी नहीं लिख रहे आप तो बस केवल ये लिख दो कि बीइंग एक्सपेंसेस पेड। क्लियर हुआ बेटा?
अब हम आपको बताते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट खोलेंगे। देखो मैंने इसे डिफरेंट नंबर से इसलिए आपको शो किया है कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। एक सैलरी अकाउंट खुलेगा, दूसरा वेजेस अकाउंट, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ ट्रांसपोर्ट एंड फिफ्थ कैश। अब यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए ये इस एंट्री में 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो हम 5 लेजर अकाउंट खोलेंगे और उनमें पोस्टिंग करेंगे। एक बात आपको और ध्यान देना है कि कैश जो है वो इन सब का टोटल है। जब इंडिविजुअल ट्रांसफर करेंगे, सैलरी में जो कैश की वैल्यू लिखेंगे वो सैलरी वाला अमाउंट लिखेंगे, वेजेस में जो कैश की वैल्यू लिखेंगे वो वेजेस वाला लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी का और ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट का। और जब कैश में पोस्टिंग करेंगे तो ये टोटल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे सैलरी अकाउंट खोला तो हमारी एंट्री क्या थी, सैलरी टू कैश। इवन कैश में टोटल लिखा था 9200, लेकिन सैलरी का अमाउंट कितना था, 5000। अब आप देखो यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं लेजर को कि सैलरी डेबिट हो रही थी तो अमाउंट डेबिट साइड में, टू डेबिट साइड में 2 से फॉलो करते हैं और अदर टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने अदर टर्म क्या यूज कर ली, कैश। इसी तरह से वेजेस अकाउंट बनाते हैं तो सेम वेजेस टू कैश, वेजेस भी डेबिट हो रही है तो अमाउंट कहाँ आ गया, डेबिट साइड में, और अदर टर्म क्या थी हमारी, कैश। सेम वे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट हो रही है, अमाउंट डेबिट साइड में, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, कैश। देन ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगेन डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड में अमाउंट आ गया और दूसरी टर्म आ गई कैश। अब आप देखो अपने ट्रांजेक्शन में, एक बार मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ कि इन सब में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये सारे अमाउंट कहाँ आने चाहिए, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमने सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी, बाय वेजेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड बाय ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये सब कहाँ गए, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो सारे अमाउंट्स क्रेडिट हो गए और अदर टर्म रिकॉर्ड हो गई। तो आपको समझ आया होगा कि हम लेजर में किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। एक और इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो जो टर्म भी पोस्ट करते हैं उसकी लोकेशन देखते हैं। जैसे हम सैलरी को पोस्ट कर रहे हैं तो डेबिट में, तो अदर टर्म कहाँ आ जाएगी, 2 में, और ये सारी टर्म सब डेबिट में आ रही हैं तो अदर टर्म कहाँ आ गई, 2 में। और अगर हम कैश में पोस्ट कर रहे हैं तो जो टर्म ऊपर होती हैं इन सबको हम बाय करके लिखते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको इस ट्रांजेक्शन में यहाँ पे दिखाया था, बाय सैलरीज, बाय वेजेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड बाय ट्रांसपोर्ट। तो आपको ये पोस्टिंग समझ आई होगी। ये कंपाउंड पोस्टिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या अमाउंट लिखना है, तो यहाँ पे कोशिश की है कि आपको ये अमाउंट क्लियरली समझ आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ये जो है सिंपल एंट्री यानी कि सिंपल पोस्टिंग, उसको हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया और मैंने आपको ना केवल 5 ट्रांजेक्शन्स रखे जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 20,000, गुड्स परचेज किया 5,000, पेमेंट मेड टू विवेक से परचेज किया था 5,000 का, एंड पेमेंट मेड टू विवेक 4900 एंड ही अलाउड अस ए डिस्काउंट ऑफ 100। तो हमने यानी कि 5,000 के अगेंस्ट उसको पेमेंट किया 4900 का और उसने हमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। देन फर्नीचर परचेज फॉर कैश, और एक ट्रांजेक्शन आपका फर्नीचर का हो गया। तो देखो जनरल एंट्री आपकी कॉमन हो गई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 20,000, परचेजेस टू विवेक 5,000। अब जब पेमेंट कर दिया तो विवेक डेबिट हो गया, विवेक डेबिटेड टू कैश, और डिस्काउंट हमारी इनकम है टू डिस्काउंट रिसीव्ड। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर टू कैश। ये यहाँ पे आपके ये 4 के 4 ट्रांजेक्शन आ गए। अब आप देखो साइड में इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन कौन से लेजर अकाउंट खुलेंगे। एक कैश का खुलेंगे, एक कैपिटल, देन परचेजेस एंड विवेक। 4 अकाउंट हो गए। विवेक ऑलरेडी आ चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे, 4 उसमें ही इंक्लूड होगा। कैश अब ऑलरेडी आ चुका है, 1 नंबर आ गया, और नया अकाउंट हमारा खुला यहाँ पे डिस्काउंट का 5। फर्नीचर नया अकाउंट खुला 6 और कैश ऑलरेडी आ चुका। तो कुल मिला के हमारे एक ट्रांजेक्शन में जो है 6 मतलब इन एंट्रीज में 6 लेजर अकाउंट्स खुलेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये समझ आना चाहिए कि लेजर अकाउंट कितने खुलेंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कौन कौन से लेजर अकाउंट खोलने, और इस कंफ्यूजन में वो कम लेजर अकाउंट खोलते हैं और उनके मार्क्स कटते हैं। तो सबसे पहला आप बेटा ये वाला काम करना नंबरिंग का, कि आपने इनकी नंबरिंग कर दी।
कि कौन कौन से अकाउंट खोल रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उसको सेम नंबर देना। जैसा मैंने यहाँ पे किया है, कैश रिपीट हो रहा है तो जहाँ जहाँ कैश यूज हुआ है मैंने हर जगह वहाँ पे 1 नंबर दिया है। इसके बाद कैपिटल 1 से 2 नंबर दे दिया, परचेजेस 1 3 और विवेक 2 बार आया है तो विवेक को 4 नंबर 2 जगह नहीं दिया, 4 नंबर ही हमने लिखा है, इसको रिपीट किया है ना कि न्यू नंबर। डिस्काउंट रिसीव अगेन न्यू नंबर है 5 एंड फर्नीचर न्यू नंबर है 6। तो कुल हमें यहाँ पे 6 लेजर अकाउंट्स खोलने थे। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हमने कैश अकाउंट खोला तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ये कैपिटल आ गया तो यानी कि कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा था तो ये डेबिट हो गया 20 और ये इन तीनों एंट्रीज में कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कैश पहली बार डेबिट हुआ, उसके बाद यहाँ क्रेडिट हुआ और यहाँ क्रेडिट हुआ। तो जहाँ जहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसकी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो हमने क्या लिख दिया, बाय विवेक क्रेडिट हो गया, बाय फर्नीचर। और अब आपको बैलेंस बताता हूँ। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जो साइड बड़ी होती है पहले उसका टोटल करते हैं। इस ट्रांजेक्शन में क्लियरली हमें देखने से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन थे 4900 एंड 2000, तो कुल मिला के 6900। इधर कितना है बेटा, 20000। ये साइड बड़ी है ना, हमने 20000 यहाँ लिख दिया, सेम इसके सामने 20000 लिख दिया और फिर इस 20000 में से हमने ये अमाउंट माइनस कर लिया और जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस सीडी। जो क्लोजिंग डेट में लिखते हैं उसे लिखते हैं बैलेंस सीडी यानी कि कैरिड डाउन। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये ट्रांजेक्शन्स की डेट है कि किस किस डेट में ट्रांजेक्शन हुई और बैलेंसिंग हमेशा मंथ के एंड में, जो भी मंथ होगा उसके एंड में की जाएगी। तो जनवरी की एंड कब होती है, 31 जनवरी। तो चाहे यहाँ पर कोई भी डेट हो, हम क्लोजिंग कब करेंगे, जनवरी 31 में बैलेंसिंग कर दी। और अब हम नेक्स्ट पीरियड के लिए इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं बैलेंस बीडी। तो देखो डेबिट साइड में बैलेंस क्लोज किया, क्रेडिट साइड में क्लोज किया, डेबिट साइड में ये आ गया बैलेंस बीडी। और यहाँ पे डेट चेंज हो गई, जनवरी के बाद नेक्स्ट मंथ क्या होगा, फेब्रवरी। तो यहाँ पे आपका आ गया फेब्रवरी 1 टू बैलेंस बीडी। तो आप इनको बैलेंस बीडी करके फॉरवर्ड करके छोड़ना। तो ये सिंपल तरीके से हमारी लेजर बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग का सिंपल रूल है, जो साइड बड़ी है पहले उसका टोटल करो, सेम सामने लिखो और दूसरी साइड के जो अमाउंट से माइनस करो, जो डिफरेंस है वो बैलेंस है। जब क्लोज करते हैं तो बैलेंस सीडी वर्ड यूज करते हैं और जब नई डेट में लेकर आते हैं, ओपन करते हैं नेक्स्ट मंथ में, तो उसको बोलते हैं बैलेंस बीडी। इसी तरह से कैपिटल में, कैपिटल क्रेडिट हो रही थी तो हमने इसका अमाउंट 20000 क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट साइड में तो कोई आइटम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये क्रेडिट साइड का ही अमाउंट लिखेंगे 20 और सेम डेबिट साइड में लिख देंगे। इसका मतलब ये हमारा टोटल का टोटल बैलेंस सीडी हो गया। यहाँ पर ऊपर के आइटम माइनस करने के बाद जो बचा था वो बैलेंस था। अब यहाँ पे कोई आइटम ही नहीं है तो ये टोटल क्या हो गया, बैलेंस क्लोजिंग। अब देखो यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस निकला था तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड में आ गया। यहाँ पर हमारा डेबिट साइड में बैलेंस निकला है तो ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। क्लियर, समझ आ गया कि किस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे और समझाता हूँ। देखो परचेजेस अकाउंट है, तो हमने विवेक से परचेज किया था तो हमने लिख दिया टू विवेक और डेबिट साइड में 5000 आ गया और कोई आइटम ही नहीं था परचेजेस का, केवल एक एंट्री थी। तो अब हमने यहाँ पे परचेज तो किया था 3 जनवरी को, लेकिन मंथ कब एंड होगा, 31 जनवरी को। 31 जनवरी को हमने क्लोज कर दिया बाय बैलेंस सीडी। सेम वे ये साइड बड़ी थी, सामने टोटल लग दिया और इस बैलेंस को फॉरवर्ड करके लाया फरवरी 1 में टू बैलेंस बीडी। अब बात करते हैं विवेक के अकाउंट की। विवेक से जब परचेज किया था तो हमने क्योंकि विवेक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जब परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में 5000 आ गया और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो विवेक डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने विवेक को डेबिट भी कर दिया। बेटा देखो इसमें खास बात क्या है, जानबूझ के मैंने ये एंट्री इंक्लूड की है और इसमें खास बात ये है कि कोई बैलेंस नहीं है, दोनों साइडें बराबर है। जितना टोटल हमारा डेबिट साइड का उतना ही क्रेडिट साइड का, तो हम बैलेंस लिखेंगे ही नहीं, कोई बैलेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि बैलेंस बचा ही नहीं। आगे देखिए फर्नीचर अकाउंट। अब डेबिट बैलेंस था 2000, इधर कोई बैलेंस नहीं था, ये ट्रांजेक्शन हुआ था 9 जनवरी को, लेकिन क्लोज कब होगा, 31 जनवरी को। 31 जनवरी को बैलेंस सीडी करके हम यहाँ पे 2000 लाया। देखो डेबिट साइड का अमाउंट था, डेबिट साइड बड़ी थी, सेम अमाउंट यहाँ लिख दिया। इस तरीके से हम इस बैलेंस को फॉरवर्ड करके यहाँ लिया। ठीक, अब डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस था 100, ये आ गया और इसको फॉरवर्ड करके क्लोजिंग डेट जो है, ये ट्रांजेक्शन 6 जनवरी का था, क्लोजिंग कब होगी, जनवरी 31 में।
100 आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से हमने लेजर की बैलेंसिंग कर ली। तो आपको ये समझ आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रायल बैलेंस। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। तो देखो हमने पहले पार्ट में कर लिया, पहले जनरल से लेजर बना लिया, फिर मैंने आपको उसका बैलेंसिंग करके दिखा दिया। यहाँ पर लेजर का रोल खत्म। तो हमें लेजर में केवल दो ही काम करने होते हैं कि लेजर में पोस्टिंग करनी होती है और उसका बैलेंसिंग करनी होती है। हमने लेजर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब लेजर के साथ मैंने ट्रायल बैलेंस क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि लेजर और ट्रायल बैलेंस इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं और ये आपस में कंबाइंड ही चलते हैं। तो इससे आपको ट्रायल बैलेंस भी समझ आएगा और किस तरीके से लेजर में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं ये चीज़ समझ आएगी। तो देखो, a trial balance is a statement which is prepared to check the arithmetical accuracy of ledger accounts। हम जो लेजर अकाउंट बनाते हैं उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। बेटा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो उसकी वैल्यूज होती हैं उसको चेक करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी डेबिट साइड का बैलेंस है ऐसे क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो दोनों साइड का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो उसको चेक करता है, क्योंकि हम रूल क्या फॉलो करते हैं बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम। और वो रूल हमसे कहता है कि अगर जितना अमाउंट हमारा डेबिट साइड में उतना क्रेडिट में भी होना जरूरी है। तो ये चेक करता है कि दोनों साइड बराबर है। अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर है, हम सारे डेबिट्स को प्लस कर लें और सारे क्रेडिट को प्लस कर लें, तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में लेजर के सारे अकाउंट्स एक साथ होते हैं, तो यानी कि एक तरीके से ये लेजर की समरी है। इट इज समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। आपको याद रहेगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट a statement which is prepared to check the arithmetical accuracy of account, and a ledger a trial balance contains the list of ledger account, or a trial balance is a summary of ledger accounts। ट्रायल बैलेंस हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो लेजर बैलेंसेस से एक सिस्टम हो गया कि जनरल बनाया फिर लेजर बनाया, बैलेंसिंग जैसे मैंने भी आपको पीछे करके दिखाई थी, बैलेंसिंग कर दी और उससे ट्रायल बैलेंस बना लिया। और एक कंडीशन होती है कि हम पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, हम जनरल और लेजर की बात नहीं कर रहे, हमें केवल बैलेंसेस दे रखे हैं, तो उससे कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट बैलेंसेस एंड विदाउट लेजर अकाउंट बैलेंसेस, यानी कि लेजर तब नहीं बना के दे रखे तो हम डायरेक्ट बैलेंसेस से करते हैं। ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है कि ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है और दोनों साइड मैच हो जानी चाहिए। और हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इस तरीके से हम इन बातों को ध्यान रखते हैं कि जैसे हमारी एसेट्स होती हैं वो डेबिट होनी चाहिए, लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट होनी चाहिए, एक्विटीज़ यानी कि एक्विटी क्या है बेटा, कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए, ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए, और रेवेन्यू है इनकम, इनकम क्रेडिट होगी और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। हम इन रूल से पूरा ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। अब पहले हम बनाते हैं लेजर बैलेंसेस से, जो भी आपने क्वेश्चन किया था उसके लेजर बैलेंसेस से ना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम लेजर बैलेंसेस। देखो वही सेम क्वेश्चन है हमारा, कैश का बैलेंस हमारा 13,100 डेबिट साइड में आया था, आप देख सकते हो कैश का डेबिट साइड में बैलेंस है 13,100, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और कैपिटल का 20,000 क्रेडिट था, ये भी आपको दिखाता हूँ। हमें क्या देखना है, बैलेंस बीडी देखना है, कैपिटल का क्रेडिट साइड में 20,000 बैलेंस बीडी है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस, परचेजेस का 5,000 से डेबिट है, चेक करो, परचेजेस का 5,000 से बैलेंस बीडी डेबिट है। इसी तरीके से फर्नीचर का 2,000 का डेबिट है और डिस्काउंट रिसीव्ड 100 का इनकम थी और वो क्रेडिट है। तो इस तरीके से हमने ये अमाउंट्स लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी दोनों साइड बराबर आएंगी, यानी कि इक्वल आएंगी। डेबिट का टोटल करते हैं 13,100 और 5 18,100 एंड 20,100। क्रेडिट साइड 20 ये लिखा है, 100 ये। तो ट्रायल बैलेंस की खास बात क्या होती है कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपके लेजर बैलेंसेस में, लेजर अकाउंट में कहीं कोई कमी है, ठीक। तो ये इस तरीके से आप, हम इसको ये लिख देते हैं ग्रैंड टोटल। और इम्पॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस हम एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं तो हम उसको लिखते हैं एज ऑन और एज एट, दोनों में से एक वर्ड यूज करते हैं, या तो हम एज ऑन लिखेंगे या एज एट लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी डेट है वो आ जाएगी।
इस तरीके से। और यहाँ पर ये सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं। और यहाँ पे आपका या तो हम पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं या हेड्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं। हम इसको नेम्स ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये लेजर का पेज है कि ये लेजर के किस पेज से हमने ये बैलेंसेस लिए हैं वो पेज आ जाएगा। डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड में। चलिए अब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस विदाउट लेजर बैलेंसेस। यहाँ पे तो लेजर अकाउंट थे, उनके बैलेंसेस दे रखे थे। अब हमें सिंपल अमाउंट दे रखे हैं, कोई लेजर नहीं दे रखा, तो हमारे लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा अमाउंट डेबिट साइड में जाएगा, कौन सा अमाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके लिए हम कुछ रूल्स है वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर व्हेन लेजर अकाउंट्स आर नॉट गिवन। रूल बेटा वही है जो पीछे बताया था, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में होगा। ध्यान रखना है जितनी भी एसेट्स के बैलेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के बैलेंसेस हैं, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जाएंगे। ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम, 5 आइटम होते हैं। अब जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन होते हैं एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, तो एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जाएंगे और लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। ड्राइंग्स डेबिट साइड में जाती है। परचेजेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट करके बड़ा बड़ा लिख दिया है कि आप इन रूल को याद रखें। एज ए रूल क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो होता क्योंकि इट इज़ नॉट एडजस्टेड। आप जानते हैं कि जो स्टॉक की वैल्यूएशन रेगुलर होती है, तो जिस डेट पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उस डेट पे वैल्यू अलग होगी, उससे पहले अलग होगी, ये हम इसमें नहीं दिखाते। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक शो किया जाएगा, वो कंडीशन होगी कि ये एडजस्टेड होना चाहिए। एडजस्टेड का मतलब हमने उसमें परचेजेस का सारा इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो वो फाइनल बैलेंस है। तो आपको एक टर्म याद रखनी है कि अगर ये लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड, तब हम इसे ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे, और अगर एडजस्टेड वर्ड है तब हम इसे ट्रायल बैलेंस में एंटर करेंगे। और आप जब क्वेश्चन देखोगे, जब फाइनल अकाउंट बनाओगे, तो आपको जब भी ट्रायल बैलेंस दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से अलग एडजस्टमेंट्स में दिया होगा, क्योंकि इसे अभी हमें एडजस्ट करना है। यहाँ पर ये एक बैलेंस का क्वेश्चन लिया है बेटा, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको केवल बैलेंसेस दिखाए। अब आपको खुद भी आइडिया लेना है कि कौन सा बैलेंस डेबिट में होगा, कौन सा क्रेडिट में। तो ओपनिंग स्टॉक है, मैंने आपको अभी जो बात बताई थी वो क्लोजिंग स्टॉक की बताई थी। तो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस का पार्ट होता है, डेबिट हो जाएगा, परचेजेस डेबिट हो जाएगा। अभी बताया था परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होगी, सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। रेंट एक्सपेंसेस है डेबिट, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है डेबिट। और कमीशन के साथ क्या लिखा है, कमीशन रिसीव्ड, इसका मतलब ये हमारी इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। डिस्काउंट के साथ अगर हमें कोई ब्रैकेट वर्ड दे रखा है तो हमें उस वर्ड को फॉलो करना है। अगर डिस्काउंट के साथ क्रेडिट वर्ड लिखा है तो ये क्रेडिट हो जाएगी, और अगर यहाँ पे डेबिट वर्ड लिखा होता है तो डेबिट हो जाती है, क्योंकि ये 4 आइटम होते हैं, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन और इंटरेस्ट। ये डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम इन्हें हमेशा डेबिट मानते हैं, बेटा ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इन्हें हमेशा डेबिट मानते हैं, और अदरवाइज इनमें कुछ मेंशन है तो हम उसे क्रेडिट मानेंगे। जैसे कमीशन उसके साथ रिसीव लिख गया तो इनकम हो गया, डिस्काउंट के साथ अलाउड होता तो डेबिट कर देते, फर्नीचर एसेट है डेबिट, मशीनरी एसेट है डेबिट, डेटर्स डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं। बिल्स रिसीवेबल एसेट का पार्ट है डेबिट, बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी है क्रेडिट, कैश इन हैंड एसेट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होगी। लेकिन ये 2 वर्ड और ध्यान रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो लाइबिलिटी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस है, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग्स एज यूजुअल डेबिट। और एक बात ध्यान रखो बेटा कि ये आपका जो जीएसटी है, जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जहां पर भी इनपुट लिखा है सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो डेबिट, और आउटपुट लिखा है तो ये क्रेडिट। चलिए देखते हैं।
जो मैंने आपको बताया वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में बैलेंसेस में, परचेजेस डेबिट साइड में, परचेज रिटर्न बोला था क्रेडिट साइड में, सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट साइड में, सेल्स रिटर्न डेबिट, रेंट एक्सपेंस था डेबिट, सैलरीज एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में, कमीशन रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट के साथ क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट साइड में, एंड फर्नीचर जो है डेबिट साइड में, मशीनरी एसेट है डेबिट, डेटर्स डेबिट और क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट हो गए। इसी तरह से बिल रिसीवेबल बेटा डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट, कैश इन हैंड एसेट है डेबिट हो जाएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी बताया था लाइबिलिटी या क्रेडिट हो गई, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है डेबिट हो गया, कैपिटल जो है वो हमारी क्रेडिट हो गई, और आपका ड्राइंग्स जो हैं वो हमारी डेबिट हो गई, इनपुट सीजीएसटी डेबिट और आउटपुट क्रेडिट, और ये आपका इस तरीके से ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो बच्चों आई होप को आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपके ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना, और अभी कहीं आपको कोई बात अनक्लियर हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, थैंक यू। एंड बेटा ये इसको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना।